नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। गुनाह के घेरे में केवल अपराधी ही नहीं होता है, बल्कि कभी कभी वो लोग भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं जो जानते समझते और अपनी सीमा लांघते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। दरअसल कुछ खबरें ही ऐसी आई हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। मसलन गोड्डा से खबर आई है कि एक बच्चा 27 अक्टूबर को अपने घर से लापता हो जाता है और उसकी एफआईआर 21 नवंबर को दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने में इतना वक्त लगा कि परिवार के आंसू ही सूख गए। दूसरी खबर कैमूर जिले से सामने आई है, जहां एक शिक्षक ने जिले के डिप्टी कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी सेवा के आखिरी पड़ाव में शिक्षक को कथित तौर पर 15 डंडा मारने की धमकी दी गई है। आरोप यहीं तक नहीं है, बल्कि आरोपों के मुताबिक धमकी गधे पर बिठाकर घुमाने तक की दी गई है। इन सब के अलावा गुनाह की और भी खबरें आपके सामने होंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर। एक नवविवाहिता की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और फिर वापस रस्म रिवाज को निभाने के लिए अपने मायके आती है, लेकिन मायके में उसका कथित तौर पर अपहरण कर लिया जाता है। नवविवाहिता के परिवार वाले परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। भाई को हाथ देते हैं, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, हमें बेटी को जान मार देगा, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, हाथ देते हैं उनको, बेटी चाहिए, हमें बेटी को जान मार देगा। फरियाद करती इस महिला को अपनी बच्ची की चिंता सताई जा रही है। मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और एक अनजान डर की वजह से मन घबरा रहा है। जुबान पर बस एक ही रट है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। ये गुहार लगा रही है कि कहीं से कोई उसकी बेटी को ढूंढ कर ले आए, कहीं से उसकी खबर मिल जाए। कटिहार जिले का पलका थाना इलाका मोरसंडा गांव के रास्ते आज भले ही खामोश हो, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है जब यहां पर शहनाई बजी थी और फिर गांव की एक लड़की की शादी पूर्णिया के एक लड़के से कर दी गई थी। 13 नवंबर को मोरसंडा की युवती की शादी होती है। शादी के बाद नवविवाहिता अपने ससुराल पूर्णिया चली जाती है। 4 दिनों के बाद नवविवाहिता अपने शौहर के साथ अपने घर लौटती है। उसी रात उसके अपहरण कर लिए जाने का आरोप। ये मुखिया से हम लोगों ने कहा, पहले भी कहा था, सुबह भी हम लोगों ने कहा मुखिया फरार है। वो अभी तक, उसको पुलिस भी आई, उनको खोजा, समाज के लोग भी जाकर के उनको खोजे, वो अभी तक मुलाकात नहीं हो रहा है, गांव में है ही नहीं, मोबाइल उनका स्विच ऑफ है। नवविवाहिता के अपहरण का आरोप मोरसंडा पंचायत के मुखिया गोपाल कृष्ण के बेटे नीरज पर लगता है। इधर नवविवाहिता के लापता हो जाने के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नवविवाहिता के परिवार वालों ने स्थानीय थाने में इसके बारे में शिकायत दर्ज करा दी है। परिवार वालों के आरोपों के मुताबिक गांव के मुखिया के बेटे नीरज ने उनकी बच्ची का अपहरण कर लिया है। परिवार वालों को आशंका है कि देवरात के लालच में नवविवाहिता राकिया नाज को नीरज कहीं बेच देगा या फिर उसकी हत्या कर देगा। 4 रविवार शादी को ना, 13 तारीख को 13 को शादी हुआ। कहाँ शादी हुई? पूर्णिया में। यहाँ कैसे लेके लेकर आए थे हम लोग, 2 रोज का बाद आकर के लाए थे यहाँ कि दहली लाना देते हैं ना, तो फिर दूरज से चला जाएगा, दूरज के लिए ले जाती थे। पुलिस के मुताबिक नीरज और नवविवाहिता के बीच पहले से प्रेम संबंध चल रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के मामले में पहले भी पंचायत हो चुकी है। केस दर्ज होने के बाद मुखिया भी अपने घर से फरार है। मुखिया जी अभी तो नहीं है, वो भी अभी यहाँ से पे कोई नहीं है।
कहाँ गया? वो लोग भी ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि वो अपने लड़के को। इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों एक साथ भागे हैं और दावा कर रही है कि जल्द ही लापता नवविवाहिता को बरामद कर लिया जाएगा। वो पहले उनकी लड़के से नीरज से प्रेम करती थी। इसी दौरान अनंत खान में उनके परिजनों द्वारा उनकी शादी कर दी गई 13 तारीख को, और शादी के बाद में उनकी मौसेरे लड़के से शादी हुई थी, मौसेरे भाई से शादी हुई थी उनके। और फिर वहाँ पर मुरसंडा आई थी लड़की, और पहले से ही प्रेम प्रसंग था उसके नीरज के बीच में, और दोनों अपना सहमति से वो गए हैं। इस पर FIR दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अनुसंधान कर रही है, और पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी दोनों को बरामद कर लिया जाएगा। इस मामले की वजह से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस भी सतर्कता बरत रही है और परिजन अपनी बच्ची के लौटाने की खबर का इंतजार कर रहे हैं। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में लावारिस शव को दाह संस्कार के बदले खरीद बिक्री का धंधा चल रहा है, जबकि सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी लावारिस शव को पोस्टमार्टम के बाद उसे सरकारी खर्च पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। जहां तहां पड़े नरकंकाल का ये नजारा किसी शमशान का नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध अस्पताल SKMCH का है। यहाँ लावारिस शव के पोस्टमार्टम के बाद खरीद बिक्री करने का खुलासा हुआ है, और ये सब कुछ हो रहा है कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम के कार्य में लगे आउटसोर्सिंग कर्मी की ओर से। हालांकि जब इस मामले में अस्पताल के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने पहले ऐसी किसी बात से इनकार किया, लेकिन बाद में मामले की जांच कराने की बात कही। हमारे यहाँ कोई कंप्लेन में नहीं है इस संबंध में। यदि पेपर में इस तरह की बात है, न्यूज पेपर में आया है, तो फिर हम इंक्वायरी करते हैं और वहाँ से जानकारी। वहीं तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त ने भी मामले पर गंभीरता दिखाते हुए लावारिस शव पर रिसर्च करने के मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। तस्करी का कोई मामला अभी हमारे सामने नहीं आया। आम लोगों को भी लोग मुहैया कराते हैं पैसे देने के बाद। जैसे हम लोगों ने भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ पैसे बताया कि तस्करी का इस तरह का कोई मामला अभी मेरे समझ में नहीं आया। अगर आप बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं अपने पुलिस के माध्यम से अन्य स्रोतों से इसकी जांच नहीं करवा लूंगा। ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर में लावारिस शव के साथ खिलवाड़ करने का ये पहला मामला हो। इससे पहले भी कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई थी जिसने मानवता को कलंकित किया था। अरुण प्रकाश श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। गोड्डा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक परिवार का चिराग घर से लापता हो जाता है। दीपक 27 अक्टूबर की शाम को अपने दोस्तों के घर पढ़ने के लिए निकला था। ये रोज की बात थी, लेकिन 27 अक्टूबर को दीपक एक बार जो अपने घर से निकला तो फिर आज तक लौटकर नहीं आया। परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिकायत की वो कागज थाने में धूल खाती रही। वो शिकायत महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। FIR तक दर्ज नहीं की गई। SP की पहल के बाद इस मामले में 21 नवंबर को FIR दर्ज कराया गया है। सवाल है कि झारखंड की पुलिस आखिर गरीबों की सुनती क्यों नहीं। दरअसल झारखंड की पुलिस सवालों के घेरे में यूं ही नहीं आई। जब आप पूरा मामला सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और यही कहेंगे कि यहाँ गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। ये गोड्डा नगर थाना इलाके के रौतारा का मामला है, जहाँ एक परिवार का बच्चा पिछले 1 महीने से लापता है, लेकिन पीड़ित परिवार की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। थाने का चक्कर लगाते लगाते परिवार की आंखों में आंसू अब सूख चुके हैं। उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं, लेकिन परिवार ने आखिरी कोशिश करने की सोची और फिर SP के पास फरियाद लेकर पहुंच गए। 2016 गुरुवार को शाम का 6 बजे करीब ये घटना है। पुलिस के हम छानबीन अपना में जब किए तब पुलिस के पास 31/10/2016 को आवेदन दिए। पुलिस के पास बार बार जब भी जाते हैं तो पुलिस बोलती है कि इंक्वायरी चालू है। परिवार का लाडला दीपक पिछले 27 अक्टूबर से लापता है।
27 अक्टूबर की शाम दीपक अपने दोस्त के पास गया। पढ़ाई करने दीपक रोज अपने दोस्त के पास जाता था। हर दिन दीपक 2 घंटे के बाद वापस आ जाता था। 27 अक्टूबर की शाम वो रात 9 बजे तक नहीं लौटा। 2 दिनों तक परिवार वालों ने रिश्तेदारों के घर खोजबीन की। दीपक के पिता ने थाने में गुमशुदगी का सनहा दर्ज करवा दिया। सर बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई करता था। मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, उसमें कोई ऐब नहीं मेरा बच्चा ने, और कभी ऐसा किया भी नहीं है। कोई कांटेक्ट नहीं, उसको फोन लगाते मोबाइल स्विच ऑफ आता है। थाना भी हम भी दौड़े, दोनों पति पत्नी दोनों थाना स्थित कर रहे, हम लोग दौड़ गया जा रहे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि थाने में दर्ज सनहा पर पुलिस की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया जाता तो पुलिस सनहा को FIR में दर्ज कर लेती। अफसोस कि ऐसा ना हो सका। थक हार कर जब लापता दीपक के पिता संजय ने SP के पास गुहार लगाई, तब कहीं जाकर 21 नवंबर को FIR दर्ज कराई गई। सवालों के घेरे में गोड्डा पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद FIR क्यों नहीं दर्ज की? 30 अक्टूबर को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस इतने दिनों तक क्यों सोई रही? पुलिस ने 21 नवंबर को शिकायत क्यों दर्ज कराई? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? क्या दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई? पिताजी कल आए थे हमारे पास, उन्होंने एक आवेदन दिया है। हमने उस आवेदन को जांच में भेजा है थाने में। उस संबंधित जो भी कानूनी कार्रवाई उसमें होनी है, कानूनी कार्रवाई करें और जितनी जल्दी हो सके बच्चे की बरामदगी की जाएगी। सवालों के घेरे में पुलिस है और आंसुओं के घेरे में वो परिवार जिसके घर का चिराग आज भी लापता है। क्या सोई पुलिस की आंख खुलेगी? क्या एक परिवार का चिराग फिर से घर के आंगन में जगमगाएगा? इन सवालों के जवाब भी पुलिस के पास ही हैं, क्योंकि मामले की जांच भी उसे ही करनी है। अजीत कुमार, जी मीडिया, गोड्डा। मुजफ्फरपुर का रहने वाला छात्र आशीष सत्यम पिछले 4 दिनों से कोटा से लापता था। सत्यम का शव चंबल नदी में मिल गया। आशीष माता पिता के नाम सुसाइड नोट लिखकर चला गया था। पढ़ाई और माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने की वजह से तनाव में था आशीष। मैं जा रहा हूं मम्मी पापा, वापस नहीं लौटूंगा। मुझे माफ करना, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। ये आखिरी खत था छात्र आशीष का, जो उसने अपने माँ बाप को लिखा था। आशीष ने अपने मोबाइल से एक आखिरी मैसेज अपने दोस्तों को भी किया था, जिसमें उसने कभी वापस न लौटने की बात कही थी। आशीष के माता पिता ने उसे बड़ी उम्मीदों के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर से कोटा भेजा था, ताकि उनका बेटा इंजीनियर बने और उनका नाम रोशन करे। लेकिन पढ़ाई का बोझ और माँ बाप की उम्मीदों ने आशीष को इतना कमजोर बना दिया कि उसे चंबल की गहराइयों का सहारा लेना पड़ा। पिछले 4 दिनों से चल रही आशीष की तलाश आज खत्म हो गई। रेस्क्यू टीम को आशीष का शव चंबल नदी में तैरता मिला। तब से जो है RSC और नगर निगम की टीम प्रयासरत थी उसको ढूंढने के लिए। उसको आशंका जताई जा रही थी वो हैंगिंग ब्रिज के यहाँ पर थी, पर इसकी बॉडी आज फूल करके और चंबल गार्डन के यहाँ पर आई है। तो चंबल गार्डन में काफी फूली अवस्था में है, क्योंकि चंबल गार्डन में गहराई जो बहुत ज्यादा है और नीचे -डिग्री होता है। अब से 4 दिन पहले लापता हुए कोचिंग छात्र आशीष का शव मिल गया है चंबल में। पढ़ाई के तनाव के चलते आशीष ने कर ली है खुदकुशी। आशीष लापता होने से पहले एक पत्र लिख करके गया था, सुसाइड नोट लिख करके गया था अपने माता पिता के नाम कि मैं आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूं और अब वापस नहीं लौटूंगा। इस साल अब तक कोटा के 17 कोचिंग छात्र मौत को गले लगा चुके हैं। बच्चों की आत्महत्या के बढ़ते सिलसिले को देखते हुए कोचिंग संस्थानों और बच्चों के माता पिता को ये समझना होगा कि वो अपने बच्चे पर उम्मीदों का इतना बोझ भी न डालें कि वो अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लें। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। चाईबासा में DFO आवास परिसर में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। 3 दिनों तक एक शव वहां पड़ा रहता है, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलता। पुलिस ने हत्या कर फेंकी गई दूसरी लाश को रेलवे ट्रैक के किनारे से बरामद किया और फिर तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। DFO आवास परिसर में डबल मर्डर। सिरफिरे ने की बाप बेटे की हत्या। कुल्हाड़ी से काटकर बाप बेटे को मार डाला।
चाईबासा जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के टुंगरी में डीएफओ का आवास है और डीएफओ के इसी आवास परिसर में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड को महज 24 घंटे के भीतर सुलझा भी लिया। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल डीएफओ आवास के रसोइया फूलचंद महतो और उसके बेटे कुंदन महतो की हत्या आवास परिसर में ही कर दी गई। हत्याकांड को रविवार को अंजाम दिया गया। डीएफओ आवास परिसर में डबल मर्डर। महेंद्र गोप और मृतकों के बीच शौच को लेकर विवाद हुआ। आवास परिसर के चौकीदार लागूरा गोप का भाई है महेंद्र गोप। विवाद के बाद महेंद्र गोप ने दोनों की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से बाप बेटे दोनों को काट डाला। हत्या के बाद शवों के कपड़े हटा दिए। रसोइया के शव को रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया। बेटे के शव को डीएफओ आवास के एक क्वार्टर में छुपा दिया। डीएफओ ने अपने आवास में हुए दोहरे हत्याकांड के बारे में बताया कि सोमवार को रांची से लौटने के बाद उन्होंने रसोइये की खोजबीन की थी, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला, जबकि उनके आवास के पिछले हिस्से में 3 दिनों से एक शव पड़ा रहा। पुलिस ने रेल लाइन से रसोइये के शव को बरामद करने के बाद डीएफओ आवास के चौकीदार लागूरा गोप और महेंद्र गोप को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान महेंद्र गोप ने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके साथ ही शव को भी छुपाने की बात स्वीकार कर ली। को दोपहर में गया था रांची, तो उस समय तक तो वो महतो था यहाँ। अगला दिन आया तो उस समय नहीं था। मैंने संडे को रात में तो हम थे नहीं, हम तो सोमवार को फिर आए थे। खोजे तो ये अभी एक खलको नाम का ये माली था, तो उससे पूछे तो कहा कि वो अभी है नहीं, कहाँ गया है पता नहीं। तो पूरा खोजवाए सब बाजार में। हम सोचे कि कभी कभी ऐसे दूसरा कोई दुकान में चला जाता है, चाहे दूसरा जगह चला जाता है, तो हम लोग को लगा कि कहीं चला गया होगा। उसके बाद आया नहीं। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए दोहरे हत्याकांड को 24 घंटे में सुलझा लिया, लेकिन महज छोटे से विवाद में बेरहमी से किसी की हत्या कर देना चौंकाती है। आनंद प्रियदर्शी, जी मीडिया, चाईबासा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर से, जहां शादी समारोह में जा रहे आरजेडी नेता विकास कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। विकास कुमार को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना सारण जिले के दिघवारा थाना इलाके की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक आरजेडी नेता को गोली मार दी गई है और उनका इलाज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विकास आनंद हाजीपुर से जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। विकास, बताएं अभी उनकी हालत कैसी है? फिलहाल उनकी हालत अभी भी नाजुक है। उनको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले पीएमसीएच के लिए रेफर किया गया हाजीपुर अस्पताल से। आपको बता दूं कि ये घटना जो है दिघवारा थाना क्षेत्र की घटना है और सारण जिले की ही घटना है। ये जो आरजेडी के नेता विकास कुमार काफी रसूख वाले नेता है। इनको देखने के लिए अभी जो सोनपुर के राजद विधायक राम मनोज यादव वो और काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। निश्चित तौर पर काफी रसूख वाले नेता है। और ये जो रेलवे गुमटी है दिघवारा का, वहीं पे उनको अज्ञात अपराधियों ने गोली मारा है, सीने में गोली लगी है। और रास्ते में पटना जाने के दौरान जब उनकी हालत बिगड़ी तो रास्ते में जो सदर अस्पताल हाजीपुर पड़ता है वहां पहले उनका फर्स्ट एड इलाज किया गया। उसके बाद उनको आनंद भारत पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जी विकास, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आरजेडी नेता विकास कुमार की अपराधियों ने अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है और फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है, जहां से उसको बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। विकास कुमार शादी समारोह में जा रहे थे, जिस दौरान ये वारदात को अंजाम दिया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी गुनाह की खबरें जारी है, बने रहे हमारे साथ। आपके सुझावों का हमें है इंतजार। हमारे कार्यक्रम और बुलेटिन्स पर आपकी राय की है
हमें दरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैमूर में एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने एक शिक्षक को 15 डंडे मारकर गधा पर बिठाकर घुमाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, कलेक्टर साहब ने बाल मुंडवा देने की भी धमकी दी है। जब उनसे इस मामले पर पक्ष जानने की कोशिश की गई तो फोटो तक लेने से मना कर दिया गया। जिस शिक्षक को यह धमकी दी गई है वो 3 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। वरीय पदाधिकारी के उपाध्याय कहे कि तुमको उल्टा लटका कर 15 लाठी पीटेंगे और इसके बाद तुम्हारा बाल छिलवा कर भेजेंगे, गधा पर घुमाकर घुमवाएंगे। तुम इतना मतलब बदमाश हो, इसी तरह बोलने लगे। शिक्षक ने डिप्टी कलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। शिक्षक को दी गई 15 डंडे से पिटाई की धमकी, गधे पर बैठाकर घुमाने की धमकी का आरोप। ये चौंका देने वाला मामला बिहार के कैमूर जिले से सामने आया है। ये हैं विश्वंभर पांडे। विश्वंभर पांडे सीनियर शिक्षक हैं। 3 साल बाद ये रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले इन्होंने वो जुबान सुनी जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। विश्वंभर पांडे के आरोपों के मुताबिक सीनियर उनके साथ बदसलूकी करते हैं। एक शिक्षक के गंभीर आरोप। डिप्टी कलेक्टर ने अपना नाम के उपाध्याय बताया। डिप्टी कलेक्टर ने पूरी क्लास को खाली करवा दिया। शिक्षकों से गांव वालों को बुलाकर लाने के लिए कहा गया। स्वच्छता अभियान की मीटिंग करने की बात कही गई। विश्वंभर पांडे आरोप लगाते हैं कि मीटिंग के दौरान डिप्टी कलेक्टर ने धमकी दी। कहा कि उल्टा लटकाकर 15 डंडा मारा जाएगा, बाल कटवाकर गधे पर बैठाकर घुमाया जाएगा। इतना ही नहीं, विश्वंभर पांडे आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि उन्हें ये भी धमकी दी गई कि तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। वो प्रभार लेने हेडमास्टर साहब बोले कि आप प्रभार लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो हम कहे कि हम लेते हैं प्रभार, कभी नहीं रहते हैं तो नहीं लेते हैं। इसी पर वो बोलने लगे और तुम्हारे बाल बच्चे खाने बिना मर जाएंगे। हम जिला के सबसे हमारा अधिकार सबसे अधिक है। ये पूरा मामला मीटिंग के दौरान का है। घटना के चश्मदीद एक और शिक्षिका ने भी इस बारे में बताया। हमारे जो सीनियर टीचर है विश्वंभर पांडे, उनको बोले कि उल्टा लटका करके 20 लाठी मारेंगे और कोई बचाने वाला नहीं रहेगा और तुम्हारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे और तुम्हारा वेतन कभी ऐसा करेंगे कि तुम्हारा वेतन कभी तुमको मिलेगा नहीं। और अभी बोले कि तुमको उल्टा सीधा अनाज अभी गाली गलौज दिए और बोले कि तुमको ऐसा करेंगे कि तुम्हारा जमानत कहीं नहीं होगा, कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं रहेगा। बहुत लोग को हम सस्पेंड किए हैं और हमारा पावर है, हम ऐसा कर सकते हैं। इस बारे में जब आरोपी डिप्टी कलेक्टर का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, डिप्टी कलेक्टर ने फोटो लेने से भी मना कर दिया। एसपी ने इस मामले पर कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। शिकायत प्राप्त हुई है थाना को, भगवानपुर थाना को, तो उसके लिए हमने एएसपी सदर और थानाध्यक्ष को बोला है कि वो इसकी जांच कर लें इस इशू की, और अगर जांच में जैसा आएगा उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यदि विश्वंभर पांडे के आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि फिर किसी अधिकारी की हिम्मत न हो कि वो किसी शिक्षक को धमकी दे। मुकुल जायसवाल, जी मीडिया, कैमूर। क्राइम रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आपकी जरा सी सावधानी आपको गुनाह का शिकार होने से बचा सकती है। हम आते रहेंगे आपको सावधान करने। तब तक नमस्कार।